हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे हम जॉइंट वेंचर और मल्टीनेशनल कंपनी की। जाते जाते मैंने बहुत सारे मुद्दे बेटा टच कर दिए थे। इंट्रो पूरा है रेडी, बेस बिल्कुल रेडी है बेटा, बस मुझे फिनिश करना है थोड़ा सा टॉपिक और केस स्टडी स्टार्ट करनी है आज। बेटा जॉइंट वेंचर वर्सेस एमएनसीज, प्यारे बच्चों सब सामने देख रहे हैं? बस बेटा सब सामने देख रहे हैं, चुप रहो। बेटा हम बात कर रहे थे ज्वाइंट वेंचर और मल्टीनेशनल कंपनी की। बेटा एमएनसी मल्टी नेशनल कंपनी, बेटा हर वो कंपनी एमएनसी है जो एक से ज्यादा नेशन में ऑपरेट करती है। और ज्वाइंट वेंचर क्या होता है बेटा? पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर। जब दो कंपनियां बेटा आपस में मिल जाती हैं फॉर सम कॉमन पर्पसेस, बेटा उसको हम ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। और बेटा इसके हमने 2-3 एग्जाम्पल पे बात की थी। हीरो होंडा ज्वाइंट वेंचर का एग्जाम्पल है बेटा, मारुति सुजुकी एक और एग्जाम्पल है बेटा, और हमने बात की थी टाटा डोकोमो की। बेटा ये तीसरा एग्जाम्पल है ज्वाइंट वेंचर का, और भी हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 बहुत फेमस है, आप बेटा कहीं ना कहीं इनसे अवेयर हो। बेटा इसी की चर्चा आगे और बढ़ाएंगे। बाबू मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप एक के फीचर पढ़ लो तो बेटा दूसरे के बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। जबकि बेटा अगर देखो मैं नाम से मीनिंग से तो बहुत बड़ा अंतर है। मल्टीनेशनल कंपनी कहाँ, ज्वाइंट वेंचर टर्म कहाँ। बेटा हमेशा कोई भी कंपनी अगर इंडियन मार्केट में एंटर करी है ना, कोई भी फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर करी है, पहली बात तो बेटा जैसे ही वो फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर करती है हम उसको एमएनसी बोलने लगते हैं, क्योंकि वो अपने देश में तो ऑपरेट कर रही है। और बेटा जैसे ही दूसरे देश में एंटर होगी बेटा उसको हम एमएनसी तो बोलेंगे ही बोलेंगे। और एमएनसीज कभी भी बेटा डायरेक्टली रिस्क नहीं लेना चाहती। एमएनसीज भी डरती थी कि डायरेक्टली हम इंडियन मार्केट में करोड़ों रुपए अरबों रुपए इन्वेस्ट कर दे बेटा, कहीं कोई रिस्क राइज हो गया तो वो भी यही करती थी बेटा, जैसे इंडियन मार्केट में एंटर होती थी पहले किसी इंडियन कंपनी को ढूंढती थी जो उनके साथ पार्टनरशिप करे। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसके फीचर और इसके फीचर बिल्कुल सिमिलर है, बस एक आध बात मैं एक्स्ट्रा करूंगा, बाकी सारी बातें नॉर्मल। लो जी बेटा हम ज्वाइंट वेंचर के फीचर से स्टार्ट करेंगे। बाबू देखो कहीं ना कहीं अगर दो कंपनियां आपस में हैंडशेक करती हैं तो बेटा कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोई ना कोई तो फायदा मिलता होगा जिसकी वजह से हैंडशेक करती हैं। अगर होंडा ने बेटा हीरो के साथ पार्टनरशिप करी, कोलैबोरेशन करा, ज्वाइंट वेंचर करा कुछ टाइम के लिए, चाहे कई साल के लिए किया हो बेटा, तो बाबू कोई तो वजह रही होगी। होंडा ने ये तो सोचा होगा कि हीरो का क्या क्या बेनिफिट वो उठा सकती है, और हीरो ने भी ये सोचा होगा कि वो होंडा का क्या क्या बेनिफिट उठा सकती है। बेटा हर इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी से कुछ बेनिफिट मिलते हैं बेटा, और हर फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलते हैं। अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो ज्वाइंट वेंचर समझना ही बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। ठीक है जी, तो बेटा हर इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी से कुछ तो बेनिफिट मिलते हैं, और हर फॉरेन कंपनी को भी इंडियन कंपनी का कोई ना कोई बेनिफिट मिला होगा, तभी जाकर इन्होंने हैंडशेक किया। पहली तो ये बात। बाबू अभी 2 मिनट के लिए टॉपिक से हटकर एक बात करता हूं, सोचना बेटा। मैं बोलूं बेटा अगर कल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेटा पब्लिक सेक्टर सरकारी सबसे बड़ा बैंक और इंडिया का प्राइवेट सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी कल को बेटा हैंडशेक कर लें और एक ज्वाइंट वेंचर सेटअप कर दे, ठीक है। मान लो बेटा इनके ज्वाइंट वेंचर से पहले एसबीआई का प्रॉफिट 5,000 करोड़ है, और बेटा मान लो एचडीएफसी का प्रॉफिट 10,000 करोड़ है बेटा। एसबीआई का 5,000 करोड़ है, मान लो एचडीएफसी का 10,000 करोड़ है। अगर ये दोनों हैंडशेक करते हैं बेटा ज्वाइंट वेंचर के बाद प्रॉफिट कितना होगा? 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ से कम, 15,000 करोड़ से ज्यादा, या नन ऑफ दीज? आप सोचो 15,000 करोड़ के बराबर प्रॉफिट होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, या नन ऑफ दीज? आपको क्या लगता है पार्टनरशिप क्यों करता है इंसान? प्रॉफिट के लिए तो करता ही होगा ना बेटा। क्या कुछ ज्यादा प्रॉफिट होगा क्या? सोचो होगा कि नहीं होगा?
बेटा जब एक सेक्टर की दो कंपनियां आपस में मिलती है ना, मेरा मानना तो यह है बेटा कहीं ना कहीं तो कुछ ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और इसके बहुत सारे कारण भी मैं बता सकता हूं कि क्यों होने वाला है। मेरा दिल नहीं कह रहा ऐसा कहने को, इंडियंस आर वेरी इमोशनल, सारे डिसीजन दिल से लेते हैं, ठीक है ना, मेरा लेकिन दिल नहीं कह रहा बेटा यहाँ पर कि 15,000 करोड़ से ज्यादा होगा, लॉजिक है मेरे पास। आप सोचो बेटा, मान लो सहारनपुर सिटी में ही आपको कोई ऐसी जगह दिख जाए, लेट्स सपोज की विजय टाकिस, सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम, और बेटा बिल्कुल सामने रोड पार करके बेटा HDFC का एटीएम। यार एक ही जगह पे दो एटीएम, अब तो कंपनी एक हो चुकी है, दोनों मिल चुके हो, आप क्या करोगे? सबसे पहले तो बेटा ऐसी बहुत सारी जगह इंडिया में दिखाई देंगी बेटा, आप क्या करोगे? सबसे पहले तो ऐसे एटीएम को ही अनइंस्टॉल करा दोगे, कितनी कॉस्ट बचने लगेगी। जब आप दोनों एक हो गए हो, अब क्या करोगे? अलग अलग एटीएम रखकर, कितनी सारी कॉस्ट बचने लगेगी। दिस ऑलवेज रिजल्टेड इनटू प्रॉफिट। अगर इतने सारे एटीएम को अनइंस्टॉल कराओगे, पहले तो पैसा इसी का बच गया बेटा, पहले तो प्रॉफिट यही हो गया। दूसरी बात, दोनों बैंक का बेटा पेइंग स्लिप का फॉर्मेट अलग, दोनों बैंक का बेटा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के फॉर्मेट अलग, दोनों के विड्रॉल के बेटा फॉर्मेट अलग, दोनों के बेटा डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्मेट अलग। अगर ये सब इकट्ठा करने लगोगे, वहां कॉस्ट बचा जाओगे बेटा। तो बेटा जब दो एक सेक्टर की कंपनियां मिलती है, वैसे ही बेटा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ जाते हैं बेटा, आपके दोनों को ही फायदा होने लगता है, ठीक है ना। तो बेटा ज्वाइंट वेंचर एक और एक 2 नहीं है, एक और एक 11 है। कभी भी 15,000 करोड़ का प्रॉफिट नहीं होगा, हमेशा उससे ज्यादा होगा बेटा आपको। इसी वजह से कंपनियां ज्वाइंट वेंचर में आती हैं बेटा। चलो जी बेटा, अब ये बताना शुरू करेंगे हम, क्या बेटा होंडा को बेनिफिट मिला होगा हीरो का, क्या हीरो को बेनिफिट मिला होगा होंडा का। पहले ये सोचते हैं बेटा, इंडियन कंपनी ने क्यों हैंडशेक किया, फॉरेन कंपनी का क्या फायदा है। आप सोचो, मेरे को नोट्स नहीं चाहिए, कोई बुक मत देखना बेटा, वरना ये सोचने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्या फायदा होता होगा फॉरेन कंपनी का? चलो अच्छा, ये नहीं सोच पा रहे, ये बता दो फॉरेन कंपनी को क्या फायदा होता है इंडियन कंपनी का। बेटा फॉरेन कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसने बात बोली, ठीक बोली क्या बेटा। इंडियन कंपनी को, हीरो को क्या फायदा मिला होगा होंडा का? बेटा उनकी टेक्नोलॉजी का। पक्का मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं, ठीक है जी। और हैं जी, किसकी? इसका फायदा इंडियन कंपनी को मिला होगा। भाई इंडियंस तो भागते हैं मल्टीनेशनल कंपनी से, इसके तो नुकसान हो जाएगा। लेबर अच्छी मिल जाती है, फॉरेन कंपनी को फायदा बेटा अच्छी नहीं, ठीक है ना, बस ये बोल दे कि यहां सस्ती मिल जाती है, चीप लेबर, चीप लेबर बोल सकते हो आप बेटा। फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंट्री में लेबर बहुत महंगी है, ठीक है ना, और वहां पर मिनिमम वेज एक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो होता है बेटा, हमारे इंडिया में नहीं होता। तो हमारे यहां पर क्या होगा बेटा, लेबर बहुत चीप मिल जाएगी, वहां नहीं मिल सकती। चलो एक एक बेनिफिट पता लग गया। और बॉस कैपिटल, ये तो दोनों को एक दूसरे का फायदा है ना बेटा, कैपिटल बढ़ जाएगी, है ना बेटा। मैं इस टर्म को लिख देता हूं, इंक्रीज्ड रिसोर्सेस, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, इंक्रीज रिसोर्सेज में ही आ जाएगा वो भी, कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे, एम्प्लॉय बढ़ जाएंगे, सब कुछ यहीं आ जाएगा बेटा। और इंडियन मार्केट मिल जाएगी फॉरेन कंपनी को, है ना। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। अंश क्या यार झुंड में शिकार करता रहता है, चुपचाप बोलता है, चुप हो जाता है। हैंड रेस कर बताइयो जरा, एक्सप्लेन करियो। हाँ क्या एक्सपीरियंस भाई बताइयो। तो भाई एक बात बता, एक सुन मेरी बात, सुजुकी कार बनाती है जापान में, मारुति कार बनाती थी इंडिया में, ठीक है ना। अगर इन दोनों ने हैंडशेक कर दिया तो तू क्या कहेगा, सुजुकी का एक्सपीरियंस मारुति को मिला, वो नहीं कार बनाती थी। ऐसे तो मैं बोलने लगूं मारुति का एक्सपीरियंस सुजुकी को मिला, ये तो कोई हेडिंग बैठी नहीं भाई। हाँ सर, वो तो चल हो ही गया यार। और क्या सकता है, प्रोडक्ट में वेरिएशन आ सकता है, इसको ना सही टर्म बोलो, इनोवेशन। लो जी और बताना बेटा, और क्या फायदा होगा।
चलो गए, इतना भी बता दिया बहुत है। चलो जी, अब मेरी तरफ देखना, मैं एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा चीप लेबर का नाम मैं यहां से हटाकर ये कर देता हूं लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एनसीईआरटी की हेडिंग दे देता हूं इसको। लो प्यारे बच्चों समझना जरा, बेटा ये 3 फायदे हैं जो फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी से मिले। ये 3 फायदे ऐसे हैं बेटा जो एक इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी से मिले। पहले इनकी चर्चा करते हैं। बेटा सबसे पहली हेडिंग है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बाबू अगर होंडा इंडिया आकर हीरो के साथ हैंडशेक करता है और इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करता है, सबसे पहला फायदा क्या मिला बेटा? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप खुद सोचो बेटा, इंडिया में एक फुल फ्लेज पर्सन, ठीक है ना, एक अडल्ट बेटा अगर पूरे दिन काम करे तो कितनी दिहाड़ी लेता है बेटा? एक अनस्किल्ड पर्सन 300 रुपए, 400 रुपए, 350 रुपए, 450 रुपए मैक्स। एक स्किल्ड लेबर भी बेटा इंडिया में बहुत सस्ती है। किसी मैकेनिक, किसी इंजीनियर की बात कर लो बेटा, एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्री बहुत सस्ती है। यही सोचकर देखो बेटा, अगर आप ये काम जापान में करते, एक अनस्किल्ड लेबर पर भी बेटा वहां मिनिमम वेज एक्ट लगता है। इंडिया में भी मिनिमम वेज एक्ट पर कानून है बेटा, पर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। जापान जैसी डेवलप्ड कंट्री में स्ट्रिक्टली फॉलो होता है बेटा। अगर आप वहां पूरे दिन काम कराओगे तो कहीं ना कहीं कुछ येन में अमाउंट फिक्स होगी। जापान में बेटा जापानीज येन चलता है बेटा, कुछ ना कुछ अमाउंट येन में फिक्स होगी बेटा, और कहीं ना कहीं बेटा वो 3 से 4 हजार रुपए रोज बैटरी होगी। कहा 300 से 400 रुपए, कहा 3 से 4 हजार रुपए, और गलती से अगर ये काम अमेरिका में करा लो तो जान वैसे ही निकल जाएगी बेटा। वहां तो बेटा $400-500 है जो पे करना होता है। अगर किसी से आपने मिनिमम 7 घंटे के लिए काम करा तो मिनिमम वेज एक्ट बोलता है $400 से $500 बेटा। इंडिया के हिसाब से सोचो 32 से 40 हजार रुपए, कहां 400 रुपए में जो काम हो जाता है वहां 32 हजार। सर पूरी जान निकल जाएगी बेटा, कुछ बचेगा नहीं। तो फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट में सबसे पहली वजह जिसकी वजह से एंटर करती है वो है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आने लग जाती है बेटा। समझ आई बात? सिंपल बात है। सेकेंड वन इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। बेटा दूसरी वजह फॉरेन कंपनीज क्यों इंडियन मार्केट में एंटर करती हैं, बेटा देखो जैसे एक इंसान का ना एज ग्राफ है कि सबसे पहले आप चाइल्ड होते हो, देन बेटा यूथ होते हो, कहीं ना कहीं बेटा फिर आप बुजुर्ग बन रहे हो और बेटा डेथ की तरफ जा रहे हो। ऐसे ही प्रोडक्ट की भी बेटा एक एज होती है। किसी टाइम पर प्रोडक्ट बहुत तरक्की करता है, फिर बहुत तरक्की करता है, कहीं ना कहीं बेटा फिर सैचुरेशन की स्टेज पे पहुंच जाता है। सैचुरेशन मतलब सब खत्म होने वाला। बेटा फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट में तब एंटर करती है जब उसका खुद का प्रोडक्ट उसके देश में सैचुरेशन की स्टेज पर होता है कि वहां नहीं बिकने वाला, अब तो मुझे कहीं और जाना ही पड़ेगा। और बेटा हर कोई जाता है इंडिया जैसी ही मार्केट जहां 135 करोड़ लोग रहते हो बेटा। इतनी बड़ी मार्केट कोई और नहीं है दुनिया में। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर फॉरेन कंपनी होंडा इंडिया में एंटर करी थी वो बेटा इस वजह से करी थी कि इंडिया जितनी बड़ी मार्केट कहीं और नहीं मिल सकती उसको। समझ आई बात बेटा? दूसरा फायदा जो इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को देती है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। आपके देश में पॉपुलेशन ही कितनी है सर? इंडिया का तो हिसाब किताब पता ही है ना आपको पॉपुलेशन का, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर पता है एनुअली क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है? 2%, 2.1% है वैसे एग्जैक्टली तो 2% समझ लो। 135 करोड़ लोग और हर साल 2% पॉपुलेशन बढ़ जाती है, यानी कि 2,70,00,000। इंडिया एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है, अपार्ट फ्रॉम जोक एक कनाडा पैदा कर देते हैं हम। बेटा ऑस्ट्रेलिया के पास हमारे से 3 गुना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, 3 गुना बड़ा। इंडिया से 3 गुना है ऑस्ट्रेलिया, और टोटल पॉपुलेशन 2.5-3 करोड़ और हमारी 135 करोड़। हमारे से 3 गुना एरिया, सेम एज कनाडा की बात कर लो तो सर आप सोच सकते हो, ठीक है ना। बेटा जापान में अगर होंडा कंपनी चल भी रही थी तो कितनी बड़ी मार्केट आपके लिए? 3 करोड़ लोग जितनी बड़ी मार्केट, बस। आप क्यों नहीं आने चाहोगे इंडिया जैसी मार्केट में जहां 135 करोड़ लोग रिजाइड करते हो बेटा, जहां आपको बताया आपका प्रोडक्ट कहां आसमान छू सकता है बेटा। तो बेटा ये दूसरा बड़ा बेनिफिट है जिस वजह से कोई भी फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर होना चाहती है। एंड थर्ड वन इज एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। बेटा
फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी का फायदा क्या मिलता है बेटा? बना बनाया नाम। सर डोकोमो ने अगर टाटा के साथ हैंडशेक करा, शायद डोकोमो पे कोई ट्रस्ट ना करता, लेकिन टाटा इंडिया में, क्या बात कर रहे हो, कौन नहीं जानता भाई, कौन ट्रस्ट नहीं करेगा? मारुति पे कौन ट्रस्ट ना करता, हीरो पे कौन ट्रस्ट ना करता? तो बेटा फॉरेन कंपनी को इंडियन मार्केट में आने का फायदा क्या मिलता है इंडियन कंपनी का? कि बना बनाया नाम दे देती है वो आपको। और करना क्या होता है बेटा? देखो आप खुद सोचो, बनी बनाई मार्केट, बना बनाया नाम दिया बेटा इंडियन कंपनी ने आपको। जितने आउटलेट खोले हुए थे, जितने भी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर आपके थे मारुति के, जितने भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर थे, एक दिन बोर्ड लगा हुआ था मारुति का, अगले रात क्या हुआ बेटा? बोर्ड हटा, सुबह बोर्ड आ गया बेटा मारुति सुजुकी। बनी बनाई मार्केट मिली। आपको कौन सी मेहनत करनी पड़ी? किस फॉरेन कंपनी ने इंडिया आके मेहनत करी? बना बनाया उनके नाम का इस्तेमाल करा आपने, उनकी मार्केट टेरिटरी का इस्तेमाल करा आपने बेटा, उनके ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल करा आपने। अपना क्या बनाया? कोई आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थोड़ी था ये तो मारुति का बनाया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, ये तो हीरो का बनाया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, जिसका हीरो होंडा ने इस्तेमाल किया। बॉडी तो हटते हैं, और क्या होता है बेटा? वही ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर सेम है, वही ऑथोराइज सर्विस सेंटर सेम है, हर चीज सेम है बेटा। तो ये 3 फायदे हैं बेटा जो फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी का उठाती है। और बेटा ऐसे ही 3 फायदे इंडियन कंपनी ने भी फॉरेन कंपनी के उठाए हैं। बेटा सबसे पहली बात करूं इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की, बेटा इंडिया इज वेरी वेरी पुअर इन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और पुअर के ऊपर एक कहानी याद आती है मेरे को, मैं हमेशा बता देता हूं कि इंडिया टेक्नोलॉजी में कहां स्टैंड करता है। बेटा लगभग पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्री हो चुकी हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी में, इंडिया की रैंक 100 के बाद आती है, 100 के बाद। तो सर आप समझ सकते हो हम टेक्नोलॉजी में कहाँ हैं। जब दिल्ली मेट्रो बेटा, दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो बहुत सारे बेटा मेट्रो स्टेशन टनल में है। आप देखते हो मेट्रो स्टेशन काफ़ी टनल में है बेटा, सुरंगों में है बेटा। तो बेटा जब टनल खोदनी थी, इंडिया के पास क्या टेक्नोलॉजी थी बेटा? हमारे पास बस ऐसी मशीनरी थी बेटा जो 30 डेज लगाकर 1 किलोमीटर तक टनल खोद सकती थी। 30 दिन मशीन लगी रहती तो 1 किलोमीटर टनल खोद देती, ठीक है। हमने बेटा जर्मनी से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो 1 दिन में 30 किलोमीटर खोद देती थी। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस 900 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का है। 30 दिन में ये 900 किलोमीटर खोद सकती थी, और इंडिया की बेटा मशीन 1 किलोमीटर। समझ सकते हो बेटा टेक्नोलॉजी में हम कहाँ स्टैंड करते होंगे, ठीक है ना। इस मशीन का रेंट एक दिन का 1 CR था, ठीक है ना। जिस दिन बारिश आती थी ना बेटा, जब मेट्रो की खुदाई चल रही थी, तो बेटा इंडियन गवर्नमेंट के भी आंसू ऐसे ही गिरते थे, 1 करोड़ के आंसू। कोई काम नहीं होता था टनल में बेटा बारिश के दिनों में, और 1 करोड़ आज जाने वाले हैं वेस्ट। तो समझ सकते हो हमारी टेक्नोलॉजी क्या रही है। बाबू इंडियन कंपनी कभी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में खर्च ही नहीं करती थी। फिलॉसफी अलग है ना बेटा, हम जितना प्रॉफिट कमाएंगे बस प्रॉफिट का 2% रिसर्च में लगा देंगे, बस 2%, बस प्रॉफिट का 3% रिसर्च में लगा देंगे। एज अगेंस्ट दिस फॉरेन कंपनी बेटा अपने प्रॉफिट का 20-20, 25-25% रिसर्च में खर्च करती है। बाबू इंडियन गवर्नमेंट भी खर्च नहीं कर पाती, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास मजबूरियां बहुत हैं बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी तो ऐसे इंडिया की समस्या है बेटा, जिसको खत्म करने में इंडियन गवर्नमेंट का सारा पैसा हर साल चला जाता है बेटा। और बेटा कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा बचता नहीं बेटा। वो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां बेटा ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई पॉवर्टी नहीं है, पॉपुलेशन ही कुछ नहीं है बेटा। तो बेटा उनकी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत पैसा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती है। इसी वजह से उनकी जैसी टेक्नोलॉजी हमारी नहीं हो सकती बेटा। वो इनोवेशन पे पैसा खर्च करते हैं बेटा, हम खर्चते ही नहीं बेटा। इसी वजह से बेटा इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी का क्या फायदा मिलता है? बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सर अगर आपने सुजुकी के साथ हैंडशेक किया है ना, तो आप समझ लो बेटा मारुति इंजन नहीं बनाता होगा, पक्का कुछ भी करता होगा, लेकिन इंजन बेटा हमेशा सुजुकी बना के देती होगी। अगर सेम बात मैं हीरो होंडा के लिए करूँ ना बेटा, आज की तारीख में देखो आप अलग अलग हो चुके हो, देख लो बेटा हीरो का नाम ज़्यादा है या होंडा का? एक्टिवा किसका प्रोडक्ट है? सर आप समझ सकते हो टेक्नोलॉजी किसके पास बेटर है। दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला 2 व्हीलर एक्टिवा है, इंडिया का नहीं, दुनिया का। आप समझ सकते हो बेटा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन किसने ज़्यादा अच्छा किया, ठीक है ना बाबू। इंक्रीज रिसोर्सेस बेटा,
जब अगेन ये तो वैसे दोनों कंपनी का एक दूसरे को बेनिफिट है बेटा, अगर एक कंपनी 2000 करोड़ की कैपिटल लगाकर स्टार्ट हुई थी और एक कंपनी 3000 करोड़ की कैपिटल लगाकर स्टार्ट हुई थी, अगर आप हैंडशेक करते हो कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेस बहुत बढ़ जाते हैं बेटा। 2000 करोड़ प्लस 3000 करोड़ 5000 करोड़। अगर बेटा आपके पास मशीनरी है एक साल में 5000 कार बनाने की, आपके पास मशीनरी है 10,000 कार बनाने की, अगर आपने हैंडशेक करा तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 15,000 कार हो गई। अगर आपके पास 1000 एम्प्लॉई है, आपके पास 700-800 एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई बढ़कर 1800 हो गए। सर पैसा बढ़ने वाला है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने वाली है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज होने वाले हैं। इसके अलावा बेटा जब आप ज्वाइंट वेंचर सेटअप करते हो किसी फॉरेन कंपनी में, बेटा हर देश का बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, पैसे की कमी नहीं आने वाली। अगर बेटा सुजुकी इंडियन मार्केट में एंटर करिए, इंडियन कोई भी बैंक सुजुकी को लोन देने को तैयार हो जाएगा। आप बेटा इवन जापान से लोन ले सकती है मारुति, इवन बेटा वर्ल्ड बैंक तक अप्रोच कर सकते हो आप। कोई दुनिया का बैंक ऐसा होगा जो आपको लोन देने को तैयार नहीं होगा। तो बेटा पैसों की भी कोई कमी नहीं होने वाली। बात समझ में आती है बाबू? एक बार ना सिर्फ एनसीईआरटी खोलकर मुझे ये नाम कंफर्म कर दो ज्वाइंट वेंचर में कि ये 6 नाम लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए। फटाफट से बेटा जल्दी से कंफर्म करना। बेटा कंफर्म करना जरा जल्दी से। 6 नाम लिखे हुए हैं ये। और एक काम कर देते हैं बेटा, ज्वाइंट वेंचर में ये 6 हेडिंग एज इट इज लिखी हैं। एमएनसीज मैं पढ़ता हूं बेटा। एमएनसी बाबू, एमएनसी का नाम सुन लो बेटा, सामने देखना। एमएनसी का नाम लिखा गया बुक में ग्लोबल एंटरप्राइज। अनोखी बात नहीं है बेटा, ग्लोबल एंटरप्राइज नाम देख लो बेटा क्या ग्लोबल, जो बेटा कहीं ना कहीं पूरे ग्लोब पर जाना चाह रही। बाबू फीचर में लिखा गया है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा। एमएनसी का पहला फीचर है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस। हेडिंग का नाम मतलब बेटा बस काम की बात वही। सेकेंड हेडिंग इज फॉरेन कोलैबोरेशन। मैंने तो पहले ही बोला था, कोई भी एमएनसी इंडियन मार्केट में एंटर करती है क्या करती है बेटा? कोलैबोरेशन करती है। कोलैबोरेशन सिंपली मींस पार्टनरशिप। फॉरेन कंपनी कोई भी इंडियन मार्केट में एंटर करती है, कह रहे फॉरेन कोलैबोरेशन करती है, उसके लिए इंडिया फॉरेन ही है भाई। एंड थर्ड हेडिंग इज एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फोर्थ हेडिंग इज प्रोडक्ट इनोवेशन। फिफ्थ हेडिंग मेरे को नहीं करानी, मार्केट स्ट्रेटजी। सिक्स्थ हेडिंग बेटा एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। सेवेंथ हेडिंग मैं बता देता हूं सेंट्रलाइज कंट्रोल। 1 मिनट की बात है, अभी बता देता हूं बेटा। एमएनसी का एक फीचर लिखा है सेंट्रलाइज कंट्रोल। मैं बोलता हूं कोई एमएनसी इंडियन मार्केट में एंटर हुई है बेटा, कहता है आपके ऊपर कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है, आपके ऊपर हमेशा कंट्रोल आपके खुद की होम कंट्री से चल रहा होता है, आपके हेडक्वार्टर से चल रहा होता है। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको समझ आएगा। सहारनपुर में बेटा जब नया नया डोमिनोज स्टार्ट हुआ ना, सुनना बेटा एग्जांपल सुनना, आपको समझ में आ जाएगा सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या होता है। नया नया डोमिनोज स्टार्ट हुआ ना, तो जितने भी सेल्स पर्सन डोमिनोज के होते थे बेटा, दिन के टाइम सुबह 8 बजे ही शुरू हो जाते थे बेटा, अलग अलग बेटा गली मोहल्लों में घूमते थे और कूपन बांटते थे। याद हो शायद आपको, देखा हो आपने, ठीक है ना। और नॉर्मली बेटा मेन कूपन क्या होता था उनका? बाय 1 गेट 1 फ्री, ये मेन कूपन होता था उनका, ठीक है जी। और बहुत सारे कूपन बांटते थे बेटा, कभी गार्लिक ब्रेड फ्री, कभी क्या फ्री, ठीक है ना, ऐसे कूपन बांटा करते थे। एक टाइम की बात है बेटा, मुझे याद है डोमिनोज में शायद उसको एस्टैब्लिश्ड हुए बेटा 1-2 साल ही हुए होंगे। तो मेरे पास एक कूपन था, तो मैंने टेलर को ऑर्डर दिया बेटा, जो भी रिसेप्शन पे था उसको ऑर्डर दिया, एक पर्सन था, और साथ में मैंने कूपन दिया कि ये कूपन कोड अटैच कर देना। उन्होंने मुझे बिल दिया, मैंने बिल देखा, रैंडमली मुझे बिल ज़्यादा लगा, जितने मेरी एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं था, ज़्यादा था। मैंने देखा पूरा बिल, मैंने पढ़ा, मैंने देखा अच्छा ये कूपन अटैच करना ही बंदा भूल गया। तो मैंने उसको वापस करा बिल, मैंने कहा सर आप कूपन अटैच करना भूल गए, कूपन अटैच करके दे दो। कहता है हाँ अब तो कूपन अटैच ही नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है सर हमारे ऊपर ना सेंट्रलाइज कंट्रोल है। मैंने कहा मतलब? कहता है एक बार जैसे ही मैंने ये बिल बनाया, जैसे ही एंटर प्रेस किया ना, ये सेल ऑटोमेटिकली पोस्टेड हो गई यूएसए में।
कहता है और बिल में हमें अमेंडमेंट करने का राइट नहीं होता। अब इतने ही पैसे हमें, जितने आज के सेल के इकट्ठे होंगे, इतने ही पैसे कल सुबह हमारे को कंपनी के अकाउंट में जमा कराने होते हैं। शायद समझ आ गया होगा सेंट्रलाइज कंट्रोल का क्या मतलब होता है। कोई भी एमएनसी जो इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रही है हमेशा कंट्रोल होती है बेटा अपने हेडक्वार्टर से, हमेशा उसके ऊपर सेंट्रलाइज कंट्रोल है बेटा। सेंट्रलाइज कंट्रोल का एक दिन मैंने मतलब बताया था, डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली और डिसीजन मेकिंग पावर इन द फ्यू हैंड्स ओनली। डिसीजन मेकिंग पावर बेटा इंडिया में तो होती नहीं उनकी सारी पॉलिसी कहां से रेगुलेट होती है बेटा, फॉरेन कंट्री से होती है। और आपको चलो एक और बात बताता हूं डोमिनोज से रिलेटेड। इनिशियली बेटा जब डोमिनोज आया था ना, सॉसेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती थी, पता है आपको, सॉसेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती थी। फिर उन्हें पता लगा बेटा यूपी में तो लोग बहुत भूखे हैं, सॉसेस भी जेब में डाल के चले जाते हैं बेटा। सर सच में ऐसा ही हुआ था, सबसे पहले यूपी में सॉसेस पेड हुई थी, डोमिनोज ने सबसे पहले यूपी के लिए पॉलिसी बदली थी, ठीक है ना। सॉसेस पेड हो गई थी बेटा 2 से 3 साल के अंदर। कंपनी को पता लगा भाई यूएसए में वो देख रहे हैं सॉसेस पे इतना खर्चा कहां से हो रहा है। उन्होंने देखा यार सॉसेस में लूट लेंगे तो हमें, उन्होंने सॉसेस को पेड करा पहले यूपी में और फिर ऑल ओवर इंडिया पेड करा। अगेन मैं बोलता हूं ये पॉलिसी किसने फ्रेम की होगी, ऑब्वियसली बेटा इट शुड बी फ्रेम फ्रॉम द हेडक्वार्टर। इंडियन किसी कंपनी ने नहीं कहा उनको बेटा ऐसा कुछ करने के लिए। हमेशा कंट्रोल बेटा एमएनसी के ऊपर सेंट्रलाइज कंट्रोल है, उनके हेडक्वार्टर से, उनके खुद की होम कंट्री से कंट्रोल है। समझ आया सेंट्रलाइज कंट्रोल का क्या मतलब है यहां पर, ठीक है जी बाबू। अभी हम एक काम करते हैं, अब केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज 5 से 6 केस स्टडी तो करके जानी है, कल फिनिश कर देंगे, हमारा लगभग सारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, ठीक है जी। केस स्टडी स्टार्ट करते हैं, मैं पेज नंबर बताता हूं आपको भाई। बेटा एपीसी अलका धवन से केस स्टडी कर रहे हैं, पेज नंबर 102 पर है मैं बेटा। केस स्टडी नंबर 1 कहता है 2 years बैक। चलो एक काम करते हैं, मैंने केस स्टडी पहले भी पढ़ने का तरीका बताया, जो पहली बार मेरे साथ पढ़ रहा है बेटा वो समझ लो। बाबू केसेस कई बार बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं बाबू। अगर आप देख रहे हो तो 8-9 लाइन की केस स्टडी, यहाँ पर भी हमें केस दिया गया है। अगर बोर्ड का पेपर उठाकर देख लोगे तो जान निकल जाएगी। केसेस 3-3 पेज के आते हैं, ठीक है ना। और बेटा इंसान करता क्या होता है मैं हमेशा बता देता हूं, ये ह्यूमन माइंड है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। एक बार में हम इतना डेटा हैंडल नहीं कर पाते। क्या करता है बेटा, एक तो सीबीएसई खुला खुला प्रिंट बहुत करता है, फिर हिंदी में केस स्टडी भी छापता है बेटा। वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि आपके 5-5, 6-6 पेज की केस स्टडी एक आ रखी है, 3 पेज में इंग्लिश में लिखी हुई है, 3 पेज में हिंदी में लिखी हुई है, फिर रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। अब बंदा करता क्या है बेटा, पहले पढ़ेगा केस, 3 पेज पूरे पढ़ देगा, ऑब्वियस बात है डेटा हैंडल हो ही नहीं सकता एक बार में। फिर पढ़ेगा रिक्वायरमेंट की, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, जितने में रिक्वायरमेंट समझ में आएगी इतने में केस निकल जाएगा, फिर दोबारा केस पढ़ेगा। भाई इतना टाइम बर्बाद करने के लिए आपके पास कभी नहीं होता बोर्ड में। केस स्टडी पढ़ने का नियम क्या है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्वेश्चन मुझसे क्या चाहता है, और अगर 2 से ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो एक बार में 2 पढ़ो, एक बार में 2 रिक्वायरमेंट, देन पढ़ेंगे हम केस। हमारा माइंड वैसे ही एक्ट करता है बेटा अगर हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो। चलो जी बेटा देखो, रिक्वायरमेंट कहती है बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ आइडेंटिफाई द 2 सेक्टर बीइंग हाईलाइटेड। बेटा कहता है लाइन कोट करके ये बता दो कौन से 2 सेक्टर हाईलाइट हुए हैं। मैं एक बात बता देता हूं बेटा, अगर मैं केस ना भी पढ़ूं, अगर मुझे लाइन कोट करने को नहीं कहे ना, तो बेटा मुझे पता है 2 ही सेक्टर होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर एक प्राइवेट सेक्टर, लेकिन मुझे लाइन कोट करनी है, चलो बता देंगे बेटा। बी पार्ट कहता है स्टेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द 2 सेक्टर एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। और सी पार्ट वैसे मुझे नहीं पढ़ना 2 से ज्यादा रिक्वायरमेंट को। सी पार्ट में कहता है 2 वैल्यूज। बेटा वैल्यूज वाले क्वेश्चन सीबीएसई एलिमिनेट कर चुका है, ये नहीं आएंगे, ये पुरानी बात है, ठीक है जी। तो मेरे को बाबू ये तो पता लग गया कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की कहीं बात हो रखी होगी। बी पार्ट में ये भी पता लग गया 3 डिफरेंसेस लिखने हैं, वो भी लिखे जाएंगे बेटा। बाबू अब मुझे सिर्फ लाइन कोट करके बतानी, चलो जी पढ़ लो बेटा। कहता है 2 years बैक राहुल हैड ज्वाइंड अ ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा एज असिस्टेंट मैनेजर in term deposit division in Delhi, whereas his younger brother Rehan recently joined HDFC Bank as business development manager in Kolkata। हो गया काम बेटा,
जब राहुल ने बैंक ऑफ बड़ौदा को ज्वाइन करा, बैंक ऑफ बड़ौदा एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक सरकारी बैंक है, और HDFC बैंक जो उसके भाई रेहान ने ज्वाइन करा वो बेटा एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो हो गया बेटा, पहली लाइन है पब्लिक सेक्टर, दूसरी लाइन है प्राइवेट सेक्टर, खत्म। समझ आई बात? बिल्कुल जनरल क्वेश्चन। क्या रिलेट करता है चैप्टर 3 से? रिलेट नहीं करता, जबरदस्ती दिया हुआ है। चैप्टर 3 से इसका क्या रिलेशन है बेटा? ठीक है ना, चैप्टर 3 में तो मैंने सारी पब्लिक सेक्टर की बात की हुई है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, दे दिया तो बहुत अच्छा किया बेटा। केस स्टडी नंबर 2, यकीन मानना मैं आपका इतना टाइम सेव कर दूंगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे, आप सोच नहीं सकते। देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले रिक्वायरमेंट, इंडियन रेलवे इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड व्हाई? बेटा इंडियन रेलवे कौन सा टाइप है पब्लिक सेक्टर का? अब एक बात बताओ, नॉर्मली बच्चा क्या करता है? पहले केस पढ़ता है। मुझे इस क्वेश्चन के लिए केस पढ़ना कहां है? इंडियन रेलवे क्या है बेटा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। मैंने कोई केस पढ़ा नहीं। कहता है क्यों है? क्योंकि बेटा इट इज वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जिसके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल किसी मिनिस्ट्री का, तभी इसका नाम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। मैंने तो केस नहीं पढ़ा। बी पार्ट कहता है इन व्हाट कैटेगरी आर द एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे प्लेस्ड? इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय को किस कैटेगरी में रखा जाता है? याद करो, आपने फीचर पढ़ा हुआ है, सिविल सर्वेंट। इंडियन रेलवे के बेटा एम्प्लॉय क्या है? सिविल सर्वेंट ही तो है बेटा, उनकी कैटेगरी सिविल सर्वेंट की तो है। और बेटा वैल्यूज करी नहीं। क्या मैंने केस पढ़ा? क्वेश्चन फिनिश हो गया। आपके दोस्त केस पढ़ रहे होंगे बेटा, पढ़ने देना से कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, केस पढ़ने पड़ते हैं सारे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, रिक्वायरमेंट का ए पार्ट, LIC ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड एज विच फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? मैंने केस नहीं पढ़ा। LIC क्या है बेटा? स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। याद है बेटा, 3 एग्जाम्पल दिए थे, LIC, SBI और एयर इंडिया। बी पार्ट, वाज इट नेसेसरी फॉर द, ये दा फॉर नहीं है, फॉर दा होगा। Was it necessary for the Parliament of India to pass the LIC Act for its formation? What does the act define? कहता है क्या इंडियन पार्लियामेंट के लिए जरूरी था कानून पास करना? अगर LIC बनानी थी तो जरूरी था। कहता है एक्ट में क्या लिखा होता है बेटा? बाबू स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के एक्ट में क्या लिखा होता है? उसकी सारी पावर, उसका ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ वर्क, ये लिखा होता है। और बेटा सी पार्ट में बोलता है LIC के 3 बेनिफिट्स लिख दो, 3 एडवांटेजेस लिख देना स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के, खत्म। केस फिर नहीं पढ़ा मैंने। ये फायदा है बेटा रिक्वायरमेंट पहले पढ़ने का, केस पढ़ने से कई बार बच जाओगे आप। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू क्लासीफाई BHEL एज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। सेल, भेल, गेल, 3 एग्जाम्पल याद है गवर्नमेंट कंपनी के। केस मैंने अभी भी नहीं पढ़ा बेटा। बी पार्ट, स्टेट एनी 3 फीचर। बेटा 3 फीचर लिख दूंगा गवर्नमेंट कंपनी के, चिपका देना। सी पार्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी एज अ मेरिट ऑफ टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। ऑल्दो झूठा है बेटा, लेकिन एक्सप्लेन कर देना कि कैसे बेटा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है। ठीक है ना बाबू? क्या लिखोगे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में? गवर्नमेंट कंपनी को बजट से पैसा नहीं मिलता, ना ही गवर्नमेंट कंपनी को एस्टैब्लिशमेंट के लिए पैसा मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी अपने पैसों पे ग्रो करती है, अपने पैसे पे सर्वाइवल करती है, इसलिए वो सारे फाइनेंशियल डिसीजन, ऑपरेशनल डिसीजन खुद लेती है। ऐसा झूठ है लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ में आई बेटा? ओके, केस पढ़ा, 3 क्वेश्चन लगातार हो गए, केस नहीं पढ़ा बेटा, और 3 रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं हम। ये फायदा है बेटा रिक्वायरमेंट पहले पढ़ने का। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले रिक्वायरमेंट, Why was the telecommunication sector reserved for the public sector at the time of independence? कहता है जब देश आजाद हुआ पब्लिक सेक्टर के लिए क्यों रिजर्व किया गया था टेलीकम्युनिकेशन? बेटा आप एक बात समझो, देखो मेरी तरफ देखना, मैं एक काम की बात बता देता हूँ। जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली ना बेटा, तो जो हमारी इकोनॉमी थी उसकी ना एक करेक्टरिस्टिक थी, इंडियन इकोनॉमी इज अ कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी एंड हैविंग अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी ना बेटा उसमें कैपिटल थी नहीं, सारे लोग कंगाल थे बेटा, और लेबर भर के थी बेटा। तो बाबू पैसा, टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें करोड़ों में पैसे चाहिए। अगर बेटा प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था तो बेटा किसी को तो आगे आना पड़ता।
तो बेटा इसी वजह से गवर्नमेंट ने टेलीकम्युनिकेशन को अपने लिए रिजर्व कर लिया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि बेटा इट विल रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल आउटले, और इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था। अगर इंडियन गवर्नमेंट भी ना आगे आती तो टेलीकम्युनिकेशन का भी डेवलप ना होता, और टेलीकम्युनिकेशन का भी डेवलप ना होता ना तो आज आप ऐसा बिजनेस देख ना रहे होते जैसा देख रहे हो। सोचो, फोन नहीं हो रहे थे बेटा, इंटरनेट फैसिलिटीज ना होती, क्या देखते आप जिंदगी में? तो किसी को तो आगे आना था, इसलिए गवर्नमेंट ने बेटा अपने लिए रिजर्व करा। आयुष चुप हो जा भाई। बी पार्ट, वाई वाज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर प्राइवेटाइज लेटर ऑन? बेटा कहता है बाद में क्यों प्राइवेटाइज कर दिया। बेटा देखो, अगर कोई चीज गवर्नमेंट की मोनोपोली रहती है ना तो बाबू सिर्फ फायदे तो होते नहीं, नुकसान होते हैं। बेटा गवर्नमेंट प्राइसेस भी ज़्यादा चार्ज करती थी, जब से कंपटीशन हुआ है बेटा आज की तारीख में प्राइसेस टेलीकम्युनिकेशन के कम ही है। बेटा 555 वाला रिचार्ज महंगा है क्या? आपको बता देता हूँ, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा इंडिया में है। ये मत कहना महंगा है बेटा। और क्यों है बेटा? क्योंकि कंपटीशन बड़ा क्लोज है। वो भारती एयरटेल, वो बेटा वी और बेटा जियो, ये सब लड़ते रहते हैं, फायदा हमेशा कंज्यूमर को मिलता है। तो बेटा अगर बाद में गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया ना, उसका भी फायदा हमें ही मिला। और क्यों प्राइवेटाइज करा? देखो बेटा, अगर कोई चीज गवर्नमेंट मोनोपोली में होती है तो बेटा उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। ना तो गवर्नमेंट कुछ मॉडर्नाइजेशन कर रही थी, ना कुछ अपडेशन कर रही थी बेटा, और कंप्लेन हैंडलिंग में, नया टेलीफोन कनेक्शन लगाने में बेटा सालों का टाइम लगा देते थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया, ताकि बेटा प्राइवेट अच्छे प्लेयर मार्केट में आए, कंज्यूमर को फायदा मिले उस चीज का। देखो बेटा, अगर प्राइवेट सेक्टर आया है, बता देता हूं 2001 के बाद आया प्राइवेट सेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में। 20 साल में 1G से 2G, 3G, 4G, 5G पे आने वाले हैं। ये प्राइवेट सेक्टर का कमाल है। और बेटा गवर्नमेंट के पास 40 साल रहा है, 1G का 1G रहा है। मॉडर्नाइजेशन ही होता बेटा। अगर कोई चीज गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है, कहाँ कोई एंटरटेन करता है कि कुछ नया ऐप ही ले लूं बेटा, कुछ नया मॉडर्नाइज ही कर दूं, कुछ अपडेट ही कर दूं, कुछ नहीं करता कोई। सी पार्ट, डू यू थिंक द कंज्यूमर हैव बीन बेनिफिटेड थ्रू प्राइवेटाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर? हाँ यार, कंज्यूमर तो बहुत बेनिफिटेड हुआ है। सबसे पहले तो बेटा इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट, सबसे पहला बेनिफिट कंज्यूमर को जो मिला। दूसरा बेटा, कहीं ना कहीं स्पीड टेलीकम्युनिकेशन की बहुत बेटर हो गई है। और फोर्थ वन बेटा, वैल्यू तो करनी नहीं। क्या मैंने केस पढ़ा? अगेन मैंने कोई केस ही नहीं पढ़ा बेटा। चलो जी आगे बढ़ना बेटा। ए पार्ट, 6th क्वेश्चन का ए पार्ट, आउटलाइन द कंसेप्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। सर एक दिन मैंने वर्ड बोला था, सेलिंग ऑफ शेयर इज टेक्निकली नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। जब भी गवर्नमेंट बेटा क्या करती है, पब्लिक सेक्टर के इक्विटी शेयर बेचती है प्राइवेट सेक्टर को, उसे हम टेक्निकली डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। याद है मैंने एक ऐसे दिन एक बात बोली थी बेटा, मैंने अगर रिलायंस के 1 लाख रुपए के शेयर परचेस किए ना आज, तो मैं हमेशा बोलता हूं मैंने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट की है। और बेटा अगर मैं शेयर बेच दूं अगले दिन, तो बेटा सिंपल लैंग्वेज में सेल ऑफ शेयर, लेकिन टेक्निकली इट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो बेटा आपसे पूरा डिसइन्वेस्टमेंट क्या लिखा जाएगा, केस तो नहीं पढ़ा, जरूरत भी नहीं है। बी पार्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव थे बेटा? पढ़ा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है हमने। खत्म हो गए 6 केस। मेरे को तो लग रहा है मैंने पिछले 5 केस में से कुछ केस ही नहीं पढ़ा कोई, सिर्फ रिक्वायरमेंट में हो गए बेटा। ठीक है ना बेटा? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।